शहाबुद्दीन भी एमपी रह चुके हैं, उनके बारे में लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कविता भी एमपी है और उनके बारे में भी पूरे सिवान के लोग जान चुके हैं, बोल रहे हैं कि चंदू के हत्यारा से तालमेल हो गया, चंदू के हत्यारा को सपोर्ट कर दिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के जिला सचिव हंसनाथ जी। आइए जानते हैं इनसे सिवान की बदलती राजनीति पे क्या हो रहा है। सर, सिवान में जिस तरह से राजनीति बदल रही है, दिन पे दिन देखा जा रहा है कि कई पार्टियां हैं जो अलग अलग परिवेश में अपना बात रख रही हैं, और आपकी पार्टी सिवान की बदलती राजनीति में क्या कर रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं और हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। सिवान की जो परिवेश है, बिहार की जो परिवेश है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को खत्म किया जा रहा है, इस सवाल को लेकर के पूरे देश के लेवल पर, पूरे राज्य के लेवल पर, पूरे सिवान के लेवल पर अग्रिम मोर्चा पर संघर्ष करने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो है भाकपा माले। और हमको लगता है कि सिवान के सरजमी पर जनता की जो भी बुनियादी सवाल है, वो राशन हो, किरासन हो, जमीन हो, उत्पीड़न हो, दमन हो, ये अभी कहिएगा तो सीमेंट बालू छड़ गिट्टी विक्रेता संघ के लेकर के जो आंदोलन हम लोग किए हैं, कर रहे हैं, रसोईया लोगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आशा लोगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और भी विभिन्न तबका के बीच में जो माने असंतोष है, उसको लेकर के जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से बड़े दायरे में हमारी पार्टी की पहचान बनते जा रही है, प्रभाव बढ़ते जा रही है। पूरे जिले के लेवल पर हम समझते हैं कि हमारी पार्टी की पहचान, पार्टी की साख, पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी की विस्तार बढ़ रही है। और आने वाला दिन में बड़े दायरे में जनता का डिमांड है कि भाकपा माले को हम लोग माने आने वाला एमपी चुनाव में दिखा दें, माने सामने दिखाई दे। इसलिए इस दौर में मुझे लगता है कि वो तो महागठबंधन की मामला है, जो महागठबंधन की तरफ से तय होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन सिवान के सरजमी पर जनता की इच्छा और आकांक्षा के मुताबिक, जनता के डिमांड के मुताबिक अगर कहा जाए तो हमारी ही पार्टी जो है सीन में दिखाई दे रही है। इसलिए कि तमाम सवालों पर, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके कंधा से कंधा मिला कर लड़ने वाला कोई अगर काम कर रहा है तो भाकपा माले कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला दिन में भाकपा माले की दावेदारी, भाकपा माले की संगठन, भाकपा माले की विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का है, वो भाकपा माले सिवान से लड़ेगा, मगर अभी यहाँ पे वर्तमान में जदयू की सांसद है, तो क्या आपको लगता है कि यह सीट भाकपा माले के खाते में आएगा? क्योंकि पूर्व में यहाँ से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ती आ रही हैं, उस समय भाकपा माले भी उनका सपोर्ट किया था महागठबंधन में। तो क्या भाकपा माले अभी 2024 में तैयार है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का? सबसे बड़ी बात है कि बिहार के सरजमी पर महागठबंधन बना है, तो सीटों को बंटवारा को लेकर के महागठबंधन की तरफ से जो तय होगा उसको हम लोग मानेंगे। वो कहीं से कोई मतलब ये जो पार्टी का डिसीजन होगा, महागठबंधन का डिसीजन होगा, जो फैसला आएगा, हम उसको स्वागत करेंगे। लेकिन हम जो सिवान के सरजमी पर देख रहे हैं कि विगत समय में वो शहाबुद्दीन भी एमपी रह चुके हैं, उनके बारे में लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और विगत 5 वर्षों के अंदर कविता भी एमपी है और उनके बारे में भी पूरे सिवान के लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि जब ज़रूरत पड़ता है, अभी जैसे गिट्टी बालू को लेकर के जो हम बात किए, तो शायद सिवान के जितने भी एमएलए हैं, एमपी हों, वर्तमान हो या एक्स हो, सबके पास वो लोग गए, कहीं उन लोगों को तरजीह नहीं मिला, जगह नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला। कारण कि उन लोगों का जो सवाल था कि जो खनन विभाग कह रहा है कि रोड से 50 मीटर भीतर और प्लस आपका निजी जमीन होना चाहिए सीमेंट बालू छड़ गिट्टी रखने के लिए, ये बहुत ही मुश्किल मामला है। कारण कि शायद 100 में 1-2% मिलेंगे जिनका निजी जमीन होगा और 50 मीटर भीतर रख सकते हैं। 98% लोग इससे आउट हो जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोग पूरा तबाह हैं। और हमको लगता है कि हजारों हजार इस तरह के विक्रेता लोग हैं और उनके साथ लाखों लाख मजदूर जुड़े हुए हैं।
तो वो लोग लेकर के माने जिले के अंदर जितने भी एमपी एमएलए हैं वो सब लोगों के पास गए कि हमको सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, हमारी सवाल को हल कीजिए आप लोग। कहीं कोई जगह नहीं मिला। लेकिन हमारी पार्टी के पास जब वो लोग आए, बाकायदे यहीं पर मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, प्लानिंग बना। फिर उसमें हम लोग खनन विभाग के अफसर से मिले, हमारे विधायक अमरजीत कुशवाहा, सतदेव राम भी उसमें लगे हुए हैं। फिर उसके बाद 28 तारीख को हम लोग इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किए। फिर इसका मंत्री से भी मिलने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि जनता की जो बुनियादी सवाल है, जनता की जो जरूरत की चीज है, वो अपहरण हो, हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, जनसंहार हो, दमन हो या सांप्रदायिकता मामला हो, हर सवालों पर लड़ने के मामले में जो हम पहलकदमी ले रहे हैं, इसे जनता के अंदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, भरोसा, विश्वास हमारे पार्टी पर बढ़ा है। इसीलिए लोग एमपी के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जनता का डिमांड है, जनता का आकांक्षा है, जनता का इच्छा है और उस आकांक्षा के मुताबिक हमारी पार्टी भी महागठबंधन के भीतर भी दावा करेगी कि निश्चित तौर पर हमको मौका दिया जाए। सिवान में प्रदूषण बढ़ रहा है। सिवान में ना कोई कल कारखाना है, ना कुछ है, फिर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस पे आपकी पार्टी क्या कर रही है? इस पे आपके पार्टी या किसी भी सिवान के पॉलिटिकल लोगों द्वारा एक भी जवाब नहीं आया है कि सिवान में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको किस तरह नियंत्रण किया जाए? प्रदूषण का जो सवाल है, तो मुझे लगता है कि सफाई मजदूरों को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और शहर के भीतर जो भी कचरा है, उस कचरा को व्यवस्थित करने के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए हमको लगता है कि सफाई मजदूरों की तरफ से लगातार हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। सरकार में भी बात कह रहे हैं, प्रशासन से भी बात कह रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे दल के तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से स्वच्छ हो, स्वस्थ रहें, ये आज नहीं, बहुत बहुत पहले से बात चला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रशासन है, जो यहाँ का विधि व्यवस्था है, उसमें समस्या है। कारण कि शहर के जो कलेक्टेरिएट है, कलेक्ट्रेट के अगल बगल भी या मान लीजिए कि हॉस्पिटल के अगल बगल भी लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे साफ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। लेकिन प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन की लापरवाही है कि जिसके चलते पूरे शहर के अंदर इस तरह की जो प्रदूषण बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इस सवाल को भी हम लोग समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अभी भी उठा रहे हैं, हम लोग उठाएंगे। जैसे ओवरब्रिज का मामला आया है, उसको लेकर के 12 तारीख को हम लोग धरना देंगे सिसवन ढाला पर। बड़े दायरे में लोगों को परेशानी हो रहा है। शायद जो हमको लगता है कि 100 में 80% ढाला बंद रहता है, 90% ढाला बंद रहता है। तो इस तरह की जो भी जनता की जुड़ा हुआ सवाल है, उसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और करेंगे भी। प्रदूषण को लेकर के भी हम निश्चित तौर पर उठाएंगे सवाल, पहले से भी उठाते रहे हैं और भी जोरदार तरीके से इसको हम लोग उठाएंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप पे ये भी आरोप लगता है कि कॉमरेड जो चंदू थे, उनके जो हत्यारे थे, उनके साथ आप मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ आप वोट मांगे थे पिछले चुनाव में। आपका संविधान है पार्टी का, उस संविधान से आप बाहर हट के, बदल के, उस संविधान को आप बदल के चुनाव में वोट मांग रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि चंदू के हत्यारा से तालमेल हो गया, चंदू के हत्यारा को सपोर्ट कर दिए, हम समझते हैं कि उनकी अपनी बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। देश की जो परिस्थिति है, देश की जो हालात है, उस हालात में हमारी पार्टी ने आरजेडी के साथ तालमेल किया है। साहबदीन एक व्यक्ति थे, लेकिन स्वर्ण सामंती ताकतों के खिलाफ में जब लड़ाई सिवान के सरजमी पर हमारी पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में स्वर्ण सामंती ताकतों ने साहबदीन के कंधा पर राइफल रह करके और हमसे टकराव बढ़ा दिया। लेकिन जब साहबदीन का नौबत, जब साहबदीन का दशा खराब हो गया, वही स्वर्ण सामंती ताकतें, वही सांप्रदायिक ताकतें उनको लात मार करके, उनको छोड़ करके फिर आरएसएस भाजपा के साथ चली गई। तो मुझे लगता है कि उस दिन भी हम लड़ रहे थे स्वर्ण सामंती ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, आज भी लड़ रहे हैं, आने वाला दिन में भी लड़ेंगे। तो अपनी लाइन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से हम अपनी लड़ाई लगातार जारी रखे हुए हैं। इसको जो है आरएसएस भाजपा के लोग दूसरे रूप दे करके लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से हमारी लड़ाई सही है। समाज को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। स्वर्ण सामंती ताकतों के खिलाफ में हमारी लड़ाई है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में लड़ाई है।
पूरे देश की संविधान को जो फांसीवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो ध्वस्त कर रही है, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है, सिवान में देखिए, बिहार में देखिए, देश में देखिए, वो हम समझते हैं कि संविधान के अंदर जो भी नियम कानून है सब कुछ जो है धीरे धीरे खत्म कर रही है। वो आरक्षण का सवाल हो, कश्मीर का मामला हो, 370 का मामला हो, या और भी कई ऐसे सवालों पर। तो मुझे लगता है कि संविधान को अक्षरशः पालन करने के मामला में हमारी ही पार्टी मजबूती से डटी हुई है और लड़ रही है और आने वाला दिन में भी लड़ेगी। लेकिन चंदू का नाम लेकर के आरएसएस भाजपा के लोग जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं, यही सच्चाई है। सारी पार्टी जो बिहार की हैं ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी पे अपनी राजनीति करती है, मगर जितनी भी पार्टी का चुनाव हुआ है उसमें सब सवर्ण समाज के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि किसी भी दल के कोई भी अध्यक्ष या सचिव जो बन रहे हैं, हमको वहाँ नहीं जाना है। कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सचिव बने, उनका विचारधारा क्या है, जनता के हित में है कि जनता के अनहित में है, वो गरीबों के पक्ष में है, मजदूरों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में है, या कि इनके खिलाफ में है, उनको विचारधारा हमको देखना है। मान लीजिए कि हमारे विनोद मिश्र पार्टी के महासचिव थे, लेकिन पूरे बिहार के अंदर गरीबों के पक्ष में लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले वो अग्रणीय नेता थे। अभी दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो मुझे लगता है कि जाति पर नहीं जाना चाहिए, धर्म पर नहीं जाना चाहिए, गरीब के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये हमको देखना चाहिए। कथनी और करनी में तालमेल हो रहा है कि नहीं, ये हमको देखना चाहिए। अभी तक समाज के भीतर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति हुआ है, इसी तरह से फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि इसी में बांट करके किया जाए। मुझे लगता है कि ये गलत है। जो भी नेता हो, वो किसी भी दल का हो, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का, उससे मतलब नहीं है। उनका विचारधारा, उनका लाइन, उनका काम क्या हो रहा है, ये हमको देखना है। तो मुझे लगता है कि भाकपा माले के जो भी हमारे लीडरशिप हैं, वो गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में शहादत दिए हैं, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, आज भी लाइन लगे हुए हैं। जौहर देख लीजिए, चार मजमुदार देख लीजिए, हमारे एक से काल बहुमूल्य साथी जो पार्टी के लीडरशिप थे, जिनका शहादत हुआ। इसीलिए उस जाति में और धर्म में नहीं हमको जाना है। जो सही गरीब के पक्ष में लड़ रहा है, उसका माने हिसाब हमको देखना चाहिए, उसके हिसाब से हमको सोचना चाहिए। जिस तरह सिवान में राजद हिना साहब को साइडलाइन कर दी है, इस पे आप क्या कहेंगे? आरजेडी हिना साहब को साइड कर दी है, वो अपना संगठन का मामला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उनका अपना सांगठनिक मामला है, हर दल का अपना अपना सांगठनिक असूल होता है। वो क्यों किया, काहे किया, किस तरह से किया, वो उनका मामला है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे संगठन के बीच का मामला होगा तो हम बोल सकते हैं, दूसरा कोई काहे बोलेंगे। इसीलिए वो सांगठनिक मामला है, क्या है, कैसे है, किस तरह से, वही लोग उसके बारे में बताएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जो ऑफिस है आपका बस स्टैंड के नज़दीक है, जो मौलाना मजरुल हक बस स्टैंड कहलाता है, मगर अभी तक यहाँ पर मौलाना मजरुल हक का एक भी मूर्ति का स्थापना नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सरकार ने भी चलाई है कि आज़ादी के 75 बरस भूले बिसरे लोगों को याद करने की कोशिश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन की, संघर्ष की, और इसको भी मैंने अपने हाथ में लेकर के बात को आगे बढ़ाई। तो उनका अपना मकसद है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने के इतिहास है उसको सामने लाना। लेकिन रियल में हमारी पार्टी की जो मंशा है कि देश की आज़ादी में जो शहीद हुए, जो भूले हैं, जो बिसरे हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको सामने लाना। तो मुझे लगता है कि मौलाना मजरूल का जो मूर्ति की मामला है, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में इसको भी हम लोग उठाएंगे और निश्चित तौर पर स्थापित होना चाहिए। यही नहीं, इस हिंदुस्तान सिवान के अंदर, बिहार के अंदर जो भी लोग संघर्ष किए हैं, जो शहादत दिए हैं, सबको कहीं ना कहीं मूर्ति लगना चाहिए। ये हमारी पार्टी की लाइन है और डिमांड भी है। निश्चित तौर पर जिनको नहीं लगा है उसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, उठाएंगे, मांग करेंगे। आपका जो संगठन है एक लड़ाकू संगठन कहलाता है और आप जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं। और तो क्या आपको लगता है कि जो भाजपा द्वारा एक
फांसीवाद चलाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, यह कहाँ तक सही है? क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बन सकता है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन बनाने की कोशिश भाजपा कर रहा है। बनाने की कोशिश भाजपा कर रहा है। 1992 में 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो लोगों को लगा कि एक जगह का मामला है, लेकिन 2002 में जो गुजरात में जनसंहार हुआ वो भी एक मामला है। फिर धीरे धीरे हमारी पार्टी ने चीज़ों को भांप लिया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस भाजपा का पकड़ बनते जा रहा है और आने वाला दिन में इस संविधान को खत्म करने की कोशिश, इस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश और मनुस्मृति लाने की प्रयास इनका है। हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है उनका। 100 बरस 200 बरस पीछे जो हालात था उस हालात को लाने की कोशिश भाजपा कर रही है। हम मजबूती के साथ मंच पर भी बात बोलते हैं, यहाँ भी हम बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कल जो था वो आज नहीं है। जो उनका मंशा है, जो उनका कोशिश है वो सफल नहीं होगा। इसके लिए लगातार टकराहट, लगातार संघर्ष, लगातार आंदोलन जारी है। अनेकों उदाहरण है। अभी जो बिहार के अंदर जो आरक्षण के सवाल पर खेला की, हम समझते हैं कि अभी तक तो उन्हीं का सरकार था, क्यों नहीं ट्रिपल टैक्सिंग का मामला उठा रहा, क्यों नहीं वो किया? इसीलिए सत्ता से बेदखल हुआ है, बौखलाहट है, बेचैनी है, तरह तरह का तिकड़म किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका मंशा है, उनका कोशिश है कि हिंदुस्तान को 100 बरस पीछे, 200 बरस पीछे ले चला जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो भी संघर्षशील ताकतें हैं, लड़ाकू ताकतें हैं, ईमानदार ताकतें हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, हम समझते हैं उसके खिलाफ में मजबूती से उतर रहे हैं, उतरेंगे। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है, आपका शाहीन बाग वाला आंदोलन भी उसका उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि संविधान को खत्म किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ठीक उसी अनुरूप उसका मुकाबला भी करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर आ रहा है और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी भी कर रही है, मजबूती से करेगी। धन्यवाद।